दोस्तों अभय लगातार 2 घंटे से हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहा था। घर से जब वो निकला था सुबह, तब भी वो घर से कुछ भी खा पी करके नहीं निकला था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अब भूख लग रही थी। वो आस-पास में कहीं अगल-बगल में हाईवे के ऊपर रेस्टोरेंट देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा-खासा उसे खाने-पीने लायक दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक ठेले के ऊपर जाती है। उस ठेले के ऊपर एक महिला जो होती है, वहाँ पर दही बंडे और चाट वगैरह बेच रही होती है। वो अपनी गाड़ी लेकर के उस ठेले के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी गाड़ी खड़ा करता है और खड़ा करके उस ठेले के नज़दीक जा कर के वहाँ एक स्टूल रखा रहता है, उस स्टूल को लेकर के बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है, उस महिला की तरफ जैसे ही उसकी नज़र जाती है, उस महिला को देखता है तो ऐसा लगता है कि वो महिला राधा है। राधा जिसे वो काफ़ी सालों से जानता था। राधा और वो काफ़ी सालों से एक-दूसरे को प्यार करते थे। वो उस महिला को लगातार देखे ही जा रहा था। उसे जब उस महिला को देखता है, तो 13 साल पहले की सारी चीज़ें उसके दिलो-दिमाग में घूमने लग जाती हैं। वो उस राधा को कितना चाहता था, कितना प्यार करता था, वो सारी चीज़ें उसके दिलो-दिमाग में घूमने लग जाता है। वो आज 35 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो कुँवारा था। उसी राधा की वजह से आज तक उसने शादी नहीं किया था। उसे वो दिन याद आने लग जाता है, जब 13 साल पहले राधा की शादी हुई थी। वो बिल्कुल टूट गया था। जैसे ही उसे ये समाचार मिला था, ये खबर मिला था कि राधा की शादी हो गई है, वो बिल्कुल टूट करके बिखर गया था। वो खाना-पीना तक छोड़ दिया था, कहीं आना-जाना तक छोड़ दिया था। लेकिन किसी भी तरह से उसके घरवाले, उसकी माँ उसे सँभालते हैं और उसे कहते हैं, "बेटा, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, अपने आप को सँभालो।" और फिर धीरे-धीरे वो राधा को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक अपने दिलो-दिमाग से उस राधा को वो निकाल नहीं पाया था। हर दिन सोते-जागते वो राधा उसके दिलो-दिमाग में चलचित्र की तरह से घूमती रहती थी। उसे हमेशा प्यार करने की कोशिश करता था। इसी वजह से उसकी माँ और उसके रिश्तेदारों ने काफ़ी कोशिश किया कि शादी कर लो, लेकिन उसने आज तक 35 साल का हो गया था, लेकिन शादी नहीं किया था। उसे आज भी उस राधा का इंतज़ार था कि कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर उस राधा से मुलाकात होगी। राधा की शादी हो गई थी। उसे ये पता चल चुका था कि राधा की शादी हो चुकी है और वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से अपनी माँ के साथ काट रहा था। लेकिन आज जब उस ठेले के ऊपर पहुँचने के बाद उसे उस महिला को देख कर के ऐसा लगता है कि महिला हो ना हो राधा ही है। उसे लगातार देखे जा रहा था और उसके बारे में, अपनी उसकी पिछली ज़िंदगी 13 साल पहले के बारे में सोचता रहता है। तभी वो महिला उसके तरफ से मुखातिब होती है और कहती है, "साहब, क्या बना दूँ आपको? दही बंडा लेंगे या चाट बना दूँ? क्या बनाऊँ बताइए आप?" लेकिन उसको उसके आवाज़ का कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो उसको लगातार देखे जा रहा था, अपने पुरानी समय के बारे में वो मनन कर रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। वो फिर उसके नज़दीक आती है और कहती है कि साहब, क्या बनाऊँ आपको? क्या लेंगे आप बताइए? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और वो कहता है कि राधा, तुम राधा ही हो ना? जैसे ही वो राधा उसके मुँह से ये राधा वर्ड सुनती है और उसको, उस व्यक्ति को लगातार देखने लग जाती है। अभय को जब लगातार देखती है तो उसे भी ऐसा महसूस हो जाता है कि ये ज़रूर अभय ही है। अभय थोड़ा मोटा हो गया था और पहले से ज़्यादा स्मार्ट भी लग रहा था। लेकिन जो राधा थी, वो गरीबी के कारण और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, काफ़ी काली हो गई थी। लेकिन फिर भी जब वो अभय उसको देखता है तो पहचान जाता है। दोस्तों, अभय उससे कहता है कि तुम राधा ही हो ना? जैसे ही ये बात राधा के कानों में जाती है, राधा अपना पल्लू सिर से नीचे कर लेती है, अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लग जाती है। ठेले के ऊपर रखे हुए कुछ सामान थे, उसको इधर-उधर करने लग जाती है। तभी अभय कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, मैं तुम्हें जान गया हूँ और अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, जब ये बातें वो कहता है, तभी राधा उसके नज़दीक आती है। अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से, अपनी डबडबाती आँखों से उसे देखती है और बड़ी ही मासूमियत से उससे कहती है कि विदेश से कब आए? दोस्तों, ये बात जैसे ही अपने कान में अभय सुनता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि राधा की वही मिठास, वही आवाज़ उसके कानों में फिर से मिश्री की तरह से घुल रही है। जैसे ही वो कहती है कि विदेश से कब आए? उसकी आँखों को देखता है और कहता है कि मुझे विदेश से आए हुए तो 8 साल हो गए। 8 साल से मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर मैंने अपना शहर में घर-मकान बना लिया है और अपनी माँ के साथ यहीं पर रहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही राधा उसकी ये बात सुनती है, तभी वो ये कहने वाली होती है कि तुम तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बीवी-बच्चे कहाँ पर हैं? लेकिन ये बात वो कहने से ठिठक जाती है और रुक जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही दर्द विदारक कहानी है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा। काफ़ी पारिवारिक और काफ़ी
अच्छी कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आगे इस कहानी में। राधा अभय को एक दही बंडा बना करके ले आकर के देती है और अभय उसे खाने लग जाता है। तभी अभय उससे कहता है कि राधा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी के काफी अच्छे परिवार में हुई है, तुम्हारा पति काफी पैसे वाला है, लेकिन तुम्हें इस तरह से मैं हो यहाँ पर बैठ इस रोड के ऊपर इस तरह दही बंडा और ये बेचते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा शक्ल देखने से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी परेशानी में हो, काफी तकलीफ में हो, इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहन करके, और तुम यहाँ पर ठेला चला रही हो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी के साथ? मुझे काफी तकलीफ हो रहा है। अपने जीवन की जो घटनाएं तुम्हारे साथ घटी हैं उसके बारे में मुझे विस्तार से बताओ। तभी राधा कहती है कि हाँ, मेरी शादी तो एक अच्छे परिवार में हुई थी, एक अमीर व्यक्ति से हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी का जो पहला वाला दौर चला था, उसी में मेरे पति का मौत हो गया था। उनको कोरोना हो गया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, और इसके बाद मुझे यहाँ पर ठेला वगैरह करना पड़ा। तभी अभय कहता है कि कोरोना में तो जो मरे थे उन लोगों को गवर्नमेंट ने पैसे वगैरह भी दिया था, क्या तुम्हारे पति को के मरने के बाद तुम्हें कुछ पैसा वगैरह नहीं मिला? तभी वो राधा कहती है कि नहीं, हमारे पति का कोई ट्रीटमेंट जा करके हॉस्पिटल में हुआ ही नहीं। एक दो दिन की बीमारी हुई, घर पर ही वो अपनी दवा ले रहे थे, लेकिन अचानक एक दो दिन में ही उनकी मौत हो गई। तभी अभय कहता है कि क्या तुम्हारे पति को हुआ, तुम लोगों को नहीं हुआ था? राधा कहती है हुआ था, पूरे परिवार को हुआ था, लेकिन मेरे पति जो थे वो सांस के मरीज थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और हम लोग बीमारी से बाहर निकल आए, हम लोग बच गए। दोस्तों, ये जब बातें सुनता है तो अभय की आंखें डबडबाने लगती है, अभय की आंखों में आंसू हो जाता है और राधा के भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो भी अपने पति के बारे में सोच करके और अपने जीवन में घटी घटनाओं के बारे में सोच करके रोने लग जाती है। उसके बाद वो अपना कहना जारी रखती है और कहती है कि जब मेरे पति का देहांत हो गया, उसके बाद ससुराल वालों ने थोड़े दिन रखा, उसके बाद ससुराल वालों ने मुझे ससुराल से भगा दिया, और जब वहां से मुझे ये लोग भगा दिए तो मैं अपने पिता के पास चली आई, वहां पर रही थोड़े दिन। पिताजी यहाँ पर जो ठेला लग रहा मैं लगा रही हूँ, ये ठेले को मेरे पिताजी चलाते थे, वो ही यहाँ पर चाट वगैरह बेचते थे। उनके साथ मैं भी यहाँ पर काम करने लग गई, तो जो सारा चीज मेरे पिताजी बनाते थे वो धीरे धीरे उनके साथ करते करते मैं भी सीख गई। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद पिताजी काफी बुजुर्ग होने लग गए, उनसे अब काम नहीं हो रहा था, तो अब घर पे रहने लग गए। वो बीमार होने लग गए और उनका बीमारी का ट्रीटमेंट चलने लगा। फिर मुझे यहाँ पर आकर के ये ठेला वगैरह चलाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि घर में जो मेरे भाई और भाभी हैं वो भी अब मुझे अपने घर पे रखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने भी अब घर से निकाल दिया। वो भी कहने लग गए कि अब कहीं ना अपना बंदोबस्त करना शुरू करो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने यहीं पर एक बगल में एक छोटा सा रूम ले लिया है। मेरा एक 10 साल का बेटा भी है। मैं अपने बेटे के साथ वहीं पर किराए के एक छोटे से मकान में, एक रूम का मकान है, उसमें मैं रहती हूँ और यहीं पर ठेला चलाती हूँ, और इसी से जो पैसा वगैरह आता था उसी से मेरे बेटे का और मेरा गुजर बसर होता है। मैं उसी से अपने बेटे को पढ़ा भी रही हूँ और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। दोस्तों, ये सारी चीजें जब वो अभय को बताती है तो अभय बिल्कुल मायूस हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभय अभी रोने लग जाएगा। उसके इन सारी दुखों को देख करके अभय सोचने लग जाता है कि एक वो लड़की जो कितनी खुश रहती थी, जब 10वीं 11वीं में हम लोग पढ़ते थे तो हमेशा चंचल शोख हसीना की तरह से इधर से उधर भागती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी, जो भी दिल में आए किसी को भी बोल देती थी, और आज देखो इसकी ये हालत हो गई है। वो यही सोच रहा होता। तभी राधा उससे पूछती है कि आखिर चलो, मैंने तो अपनी सारी चीजें तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम ये बताओ तुमने शादी क्यों नहीं किया? तभी वो कहता है कि मैं शादी किससे करूं? जिससे प्यार किया उसने तो किसी और से शादी कर लिया, उसी को दिलो जान से टूट करके उसी को चाहा था मैंने। इसके बाद तो कोई चाहत ही मेरे अंदर नहीं बची थी जिसकी वजह से मैं किसी और से शादी करूं। आज भी मैं उसी को चाहता हूं और उसी से प्यार करता हूं। दोस्तों, जब ये सारी बातें वो उससे कहता है तो कहती है कि ऐसे ही 35 साल के हो गए तुम और ऐसे ही रह गए, शादी तुमको कर लेना चाहिए था। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे वही काफी है, उसकी यादों में ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। तब राधा कहती है कि कौन वो लड़की है जिससे तुम इतना चाहते थे, जिससे इतना तुम प्यार करते थे और वो तुमसे शादी नहीं की? तभी अभय कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या,
तुम ऐसे मूर्ख मत बनाओ, सब कुछ तुम जानती हो। तुम ही तो वो हो जिससे मैं दिलो जान से चाहता था, जिसे दिलो जान से प्यार करता था। 10वीं क्लास का वो वाकया तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम्हारी हिंदी की कॉपी में आई लव यू लिख करके रखने वाला कौन था? मैंने ही तो तुम्हारे हिंदी की कॉपी में आई लव यू लिख करके रखा था। तभी वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि अगर तुमने आई लव यू लिख करके मेरे कॉपी में रखा था, तो वो चीजें तो ले जा करके मैंने वो पर्ची तो अपनी क्लास टीचर को पकड़ा दिया था, और क्लास टीचर ने उसी क्लास के जितने भी लड़के थे सबका राइटिंग चेक कराया, सबसे लिखवा करके लिया। तुमने भी तो लिख करके दिया था, लेकिन तुम्हारी राइटिंग तो उसके साथ मैच नहीं हुई। फिर कैसे कह सकते हो कि तुमने लिख करके दिया था? तभी अभय हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, कैसे मेरी राइटिंग पकड़ में आएगी? मैंने उल्टे हाथ से लिख करके आई लव यू दिया था। जब ये बातें जब राधा सुनती है, तो वो भी हंसने लगती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था, चाहे क्लास टीचर पकड़े या ना पकड़े, लेकिन मैं पहले से ही जानती थी कि ये लिखने वाले तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं लिख सकता है। तभी वह कहता है कि कैसे तुम जान गई कि मैं ही लिख सकता हूँ, मैंने ही लिखा था। तभी वो कहती है कि तुम बुद्धू के बुद्धू रह गए, तुम्हारी आंखें सब कुछ बयान कर देती है, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से सब कुछ पता चल जाता है। मैं उसी टाइम महसूस करने लग गई थी कि तुम मुझे दिलो जान से प्यार करते हो, तुम हमेशा मुझे चाहते हो, और मैं चाहती थी कि इसी तरह की गलतियां तुम बार बार करो, बार बार मेरी कॉपी में तुम आई लव यू लिख करके दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करने लग गई थी। लेकिन उसके बाद तो तुमने कभी भी आई लव यू लिख करके मेरी कॉपी में रखा ही नहीं। मैं हमेशा सोचती रही कि कब लिखोगे, कब कहोगे, कब प्यार का इजहार करोगे, लेकिन तुमने न कभी कॉपी में कुछ लिखा, न कभी तुमने प्यार का इजहार किया। तभी अभय कहता है कि मैं तो पहली बार ही जब लिखा था तभी फंस गया था। मैं डर गया था कि अगर मैं कुछ लिखूंगा तो हो सकता है कि तुम मुझे प्यार न करती हो, तुम्हें कुछ बुरा लग जाए और फिर ये बात का बतंगड़ बन जाए, इसलिए मैं डर गया। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ लिखा नहीं, लेकिन दिल में तो इच्छा वही थी, प्यार तो तुमको मैं करता ही था। मैं चाहता था कि कुछ अपने आप को बना लूं, और बनाने के बाद फिर तुम्हारे पिता से आकर के तुम्हारा हाथ मांगू। इसीलिए मैं 10वीं पास करने के बाद ही मैं विदेश चला गया। विदेश में जाकर के 4-5 साल 3 साल मैंने वहां पर नौकरी किया, कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा हो गए। तब मैंने सोचा हाँ, अब मैं काबिल हो चुका हूँ और तुम्हारे पिता से जा करके और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। उसके बाद मैं यही सोच करके और विदेश से जब वापस आया, गांव आया, तो मुझे पता चला कि 2 महीना पहले ही तुम्हारी शादी हो गई है। और जब ये मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है, मेरा कलेजा फट करके बाहर आ गया। मैं बैठ करके लगातार रोता रहा। दिल में तो आया कि मैं जहर खा लूं या फांसी लगा लूं। अब इस जिंदगी का कोई इस जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं मरने वाला था। मैं नशे के दलदल में घुस गया। मैं अब अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन फिर मेरी माँ और मेरे कुछ रिश्तेदार वगैरह ने मुझे संभाला और बोला कि बेटे जाओ, जाने दो। तुमने किसी को दिलो जान से चाहा था, लेकिन उस लड़की के दिलो दिमाग में अगर तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं था, तो तुम क्या कर सकते हो? उसने अगर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो जाने दो, तुम किसी और के साथ शादी कर लो। जिंदगी में ये सब चीजें घटनाएं घटती रहती हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से तो कभी निकाल ही नहीं पाया, इसलिए मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया। मैंने साफ तौर से सबको कह दिया कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, लेकिन मैं राधा के नाम के साथ ही जीऊंगा और उसी के नाम के साथ मरूंगा। मैं किसी और को अपने जीवन में नहीं ला सकता हूँ, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं किया। दोस्तों, जब राधा ये सारी बातें सुनती है, तो कहती है कि तुमने इतना प्यार अगर तुम करते थे, तो तुम प्यार का इजहार क्यों नहीं किए? एक बार तो कम से कम तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए था, जिससे मुझे भी पता चल जाता कि तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो। फिर मैं चाहे कुछ भी हो जाता, मैं किसी और से शादी नहीं करती, क्योंकि मैं भी अंदर से तुम्हें चाहती थी। लेकिन मैं लड़की थी, मैं कैसे इजहार कर सकती थी, मैं कैसे खुल करके कह सकती थी? मैं सोचती थी कि तुम इजहार करो और तुम मेरा हाथ मांगो, लेकिन उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया। तो मैं भी सोची कि हो सकता है ये तुम्हारा ऐसे ही वहम था, कोई ज्यादा तुम प्यार वगैरह नहीं करते हो। और उसके बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। अगर उस टाइम तुमने हल्का सा भी अगर मुझे हिंट दे दिया होता, तो मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करती। दोस्तों, ये बातें जब दोनों आपस में करते हैं, तो दोनों के आंसू आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के सामने बैठ करके रोते रहते हैं। कभी एक दो कस्टमर वगैरह और आ जाते हैं, वो अपने पल्लू से अपने आंखों को पोंछती है, उनको कुछ सामान खाने पीने का देने लग जाती है।
कस्टमर खा पी करके जब वहां से चले जाते हैं तो फिर अभय के पास आकर के बैठ जाती है और फिर अभय की तरफ देखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। फिर अभय काफी देर तक ये दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। फिर अभय बात करना शुरू करता है और कहता है कि देखो राधा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बातों को अगर मानोगी तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर तुम मना कर दोगी तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। राधा कहती है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी अभय कहता है कि क्या अब हम दोनों फिर से शादी नहीं कर सकते हैं क्या? क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो या नहीं कर सकती हो? तभी राधा उसके तरफ देखती है और कहती है कि देखो, अब ये मुमकिन नहीं है। अब तुम्हारे में और हमारे अंदर काफी डिफरेंस है। तुम देखने में अब पहले से भी काफी हैंडसम लग रहे हो और मेरे चेहरे को देख रहे हो। मेरे चेहरे की हालत खराब हो गई है, मेरे शरीर का हालत खराब हो गया है। मेरे चेहरे की जो सुंदरता है धीरे धीरे खत्म हो गई है। मेरे आंखों पर झुर्रियां हो गई हैं और गरीबी के मारे हम लोगों की हालत बहुत ही बद से बदतर हो गई है। इसलिए अब तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता है। अगर तुम मुझसे शादी भी कर लोगे तो लोग काफी ताने मारेंगे कि किस भिखारी को लेकर के तुम आ गए। इसलिए तुम किसी अच्छी लड़की को देखो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र कौन सी हुई है? अभी तो 35 साल ही उम्र हुआ है। तुम अच्छी से अच्छी शादी कर सकते हो। तभी वो वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं अब अपने घर चल रहा हूँ, क्योंकि काफी दूर जाना है। और वो उठ करके जाने लगता है। तभी वो दही बंडा एक दो और बना करके ले आती है और कहती है काफी दूर तुम्हें जाना है, कुछ और खा लो, पेट में रहेगा तो ताकत बना रहेगा, नहीं तो तुम भूखे रहोगे। वो लेकर के उसके पास आती है, लेकिन जो अभय होता है उसे मना कर देता है, कहता है नहीं, अभी नहीं खाऊंगा। उसको वहीं पर रख देता है और राधा के नजदीक जाता है और उसके कानों में कहता है कि ये दही बंडा बचा करके रखना, माँ को कल लेकर के आने वाला हूँ शादी करने के लिए। शादी जब हो जाएगी ना तो जी जान लगा करके डेली तुम्हारे हाथों से बना हुआ दही बंडा और चाट खाऊंगा। जैसे ही ये बातें राधा सुनती है, राधा वहीं पर बैठ जाती है। उसके खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचने लगती है कि मैं इसको मना कर दी तब भी ये नहीं मान रहा है। वो जानती थी कि ये पहले से भी काफी जिद्दी है। वो कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें मैं मना करने के बाद भी तुम नहीं माने, और खुशी के मारे नीचे बैठ जाती है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों नीचे बैठ गई? तो कहती है कि ये खुशी के मारे मेरे पैरों में ताकत खत्म हो गया है, मुझे अपने हाथ लगा करके मुझे ऊपर उठाओ। तभी अभय उसके अपने दोनों बाजुओं से उसके कंधे में हाथ लगा करके उसे ऊपर उठाता है। और जैसे ही वो ऊपर उठती है, अभय के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि काश उस समय थोड़ी सी हिंट तुम दे दिए होते तो अपने जीवन के इतने सारे साल मैं बर्बाद नहीं की होती और तुम्हारा भी आज खुशहाल जिंदगी रहा होता। तभी अभय कहता है कि कोई बात नहीं, जो जिंदगी में जो कष्ट और जो परेशानियां लिखी होती हैं वो इंसान को झेलना ही पड़ता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुझे तो खुशी है कि मेरा प्यार मुझे मिलने जा रहा है। कुछ भी हुआ वो सारी चीजें भूल जाओ, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और हाँ, तुम परेशान नहीं होना, मैं कल माँ को अपने लेकर के तुम्हारे घर आ रहा हूँ। बताओ तुम्हारे ससुराल जाना है या तुम्हारे मैके जाना है? वो कहती है कि ससुराल में ही लेकर के आ जाना। बोलता है किससे बातें करना है? तो बोला ससुराल में आ जाओ, ससुराल में आकर के इन लोगों से बातें कर लेना, क्योंकि ससुराल में मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे भी चाहने वाला कोई है, मुझे भी दिलो जान से प्यार करने वाला कोई आज भी है। जो लोग ताने मारते थे, जो कहते थे कि तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, उन सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे पूछने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो सब आप सबके ऊपर भारी पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी बातें उनकी होने लगती है। तभी अभय कहता है कि तुम किसी भी तरह का चिंता नहीं करना, तुम्हारे घर पे मंडप भी मैं ही सताऊंगा और उस मंडप में शादी भी मैं ही करूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहना, मैं समय से तुम्हारे ससुराल में पहुंच जाऊंगा और वहां की जितनी भी शादी की जितनी भी तैयारियां हैं, सब कुछ मैं आदमी ले आकर के सब कुछ मैं ही कराऊंगा और उस मंडप में शादी भी मैं ही करूंगा। दोस्तों, ये सारी बातें जब राधा सुनती है तो खुशी के आंसू उसके बहने लग जाते हैं और उसके बाद राधा से वो विदा लेता है। राधा कहती है कि अब तो दिल नहीं करता है कि तुम्हें जाने दूं, अपने काफी साल मैंने बर्बाद कर दिया, अब तो चाहती हूँ कि तुम्हारे सीने से हमेशा चिपके रहूं। लेकिन ठीक है, तुम जाओ अपनी माँ के पास और माँ को बताओ, तुम्हारी माँ जैसी कहेगी। अगर माँ चाहेगी तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, शादी कर लेना, और अगर माँ मना करेगी तो माँ की बातें मान जाना।
अभय कहता है कि पागल की तरह से बात नहीं करना, जो मैं कहता हूँ वही मेरी माँ मानती है, मेरी माँ बहुत सीधी है और मैं तुम्हें गारंटी दे करके जा रहा हूँ कि कल मैं माँ को तुम्हारे पास लेकर के आ रहा हूँ। अगले दिन अपनी माँ को लेकर के और राधा के घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद राधा का हाथ मांग लेता है और फिर 3 दिन के बाद उनकी शादी का दिन फिक्स हो जाता है। वहां से माँ और बेटा अभय दोनों अपने घर चले जाते हैं, शादी की तैयारियां करवाने लग जाते हैं और फिर दूसरे दिन आकर के मंडप वगैरह सब कुछ सजवाता है। उसके घर में सारे शादी का पूरी तैयारियां अभय करवाता है और जिस दिन शादी होता है उस दिन बारात लेकर के और उसके ससुराल में पहुंच जाता है। उसके ससुराल में ही शादी होती है, उसके मायके से और ससुराल से दोनों जगह से लोग आए होते हैं और वहां पर काफी धूमधाम से शादी होती है, अभय और राधा की शादी होती है। हर व्यक्ति इन दोनों की शादी को देख करके दंग रह जाता है और कहता है कि हाँ, प्यार किया है तो इस अभय ने, ऐसा प्यार करने वाला शायद ही इस संसार में कोई होगा, जो कि इतना जी जान करके टूट करके राधा को इसने प्यार किया था कि राधा की शादी हो जाने के बाद इसने शादी तक नहीं किया था, राधा का इंतजार किया था और भगवान ने फिर से इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। इसी को कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो देर सबेर जरूर एक दूसरे को मिल जाता है और आज राधा उसको मिल गई है। दोस्तों, शादी हो जाती है और अपनी पत्नी राधा को विदा करा करके और अभय अपने गांव लेकर के आ जाता है, अपने घर आ जाता है। राधा का एक 10 साल का बेटा भी होता है, उसको भी साथ लेकर के आता है। राधा और उसके बेटे को अपने पास रखने लग जाता है। दोनों पति पत्नी काफी खुशी से रहने लग जाते हैं। राधा अपनी सासू माँ यानी अभय की माँ को काफी प्यार करती है। अभय की माँ जो होती है वो भी राधा को बहुत दिलो जान से चाहती थी। उस परिवार में काफी आपस में प्यार होता है। थोड़े दिनों के बाद तकरीबन 1 साल के बाद राधा और अभय की एक बेटी होती है। राधा और अभय काफी खुश हो जाते हैं। इनकी जिंदगी की जो रेल होती है, जो रुकी हुई जो पहिया होती है, वो एक तरफ एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और इनकी जिंदगी का वो सारी खुशियां इनको मिल जाती है। दोस्तों, इस तरह से एक बिछड़ा हुआ और एक सच्चा प्यार फिर से एक हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।